नमस्कार, आज हम क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। चैप्टर को लाइन टू लाइन रीडिंग करते हुए की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि कंपटीशन एग्जाम में आपके जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको आप आसानी से हल कर सकें। तो देखिए चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद जो है वो भोजन में विद्यमान अम्ल और क्षारक के कारण होता है। तो पहली लाइन से आपको कुछ पता चल रहा है कि खट्टा स्वाद किसका होता है, अम्ल का, और कड़वा स्वाद किसका होता है, क्षारक का। आगे देखिए फिर, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? उसे नींबू पानी पिलाएंगे, सिरका पिलाएंगे या बेकिंग सोडा का विलयन पिलाएंगे? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या कंसेप्ट काम आता है कि अम्ल और क्षारक जो है यदि इनकी अभिक्रिया कराई जाए तो ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं। अम्ल की क्षारक के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है लवण और जल। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें अम्ल और क्षारक एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं। तो अब यदि पेट में अम्लता ज़्यादा है तो अम्लता को कम करने के लिए क्षारक का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ यदि हम देखेंगे तो नींबू का पानी ये स्वाद में खट्टा है यानी अम्लीय है। सिरका जो है ये एसिटिक अम्ल का घोल होता है, तो ये दोनों ही अम्ल हैं, इनका यूज़ नहीं किया जा सकता पेट की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। आगे देखते हैं, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा की प्रकृति आपको मिलेगी क्षारकीय, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। तो इसको पेट की अम्लता को दूर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ये कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में आगे डिटेल से दे रखी हैं। पेट की एसिडिटी जो है उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज़ किया जाता है, ये भी आगे हमें चैप्टर में दे रखा है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि स्वाद से तो हमें पता चल रहा है कि घोल अम्लीय है, क्षारकीय है। बिना स्वाद चखे भी हम खट्टे और कड़वे की जांच की है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारकीय है? तो इसमें ध्यान रखना है, मान लीजिए 2 बीकर हैं आपके पास और इसमें अलग-अलग घोल हैं। आपको पता लगाना है कौन-सा घोल अम्लीय है, कौन-सा क्षारकीय है। तो यदि दुर्बल अम्ल है तो आप चख के पता लगा सकते हैं कि अगर स्वाद में खट्टा है तो अम्ल है और कड़वा है तो क्या है, क्षारक है। लेकिन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जो होते हैं ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, इन्हें चखा नहीं जा सकता। तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर जो है उससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि घोल अम्लीय है या क्षारकीय है। तो इसमें आप ध्यान रखिए, अम्ल जो है स्वाद खट्टा, और ये नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, लाल में। जबकि क्षारक जो है ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा, और ये लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, नीले में। लाल लिटमस को नीले में और ये नीले लिटमस को लाल में। अब ये एग्जाम में नीला और लाल जो है ये कंफ्यूज हो जाता है कि अम्ल किसको किस में बदल रहा था और क्षारक किसको किस में बदल रहा था। तो इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक में आपको सिर्फ एक नाम याद करना है, अनिल। अनिल में ध्यान रखें, अ से बनाइए अम्ल, नी से बनेगा नीला और ल से बनेगा लाल। अब यहाँ ये हो गया कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में। क्षारक जो है इसका विपरीत हो जाएगा, लाल लिटमस को किस में बदलेगा, नीले में। तो कंफ्यूज नहीं रहेगा, अनी शब्द से इसको आपको याद करना है। अब यहाँ आगे देखेंगे आप कि ये जो है एक प्राकृतिक सूचक है। किसके बारे में बताया गया है, लिटमस पेपर एक कैसा है, प्राकृतिक सूचक। अब इसे प्राकृतिक सूचक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होता है, जिसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस बॉक्स में दे रखी है। लिटमस का विलयन होता है और ये विलयन बैंगनी रंग की एक डाई है, बैंगनी रंग का एक रंजक है, और इसी से लिटमस पेपर बनाते हैं, जो कि हम अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए काम लेते हैं। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। कहाँ से प्राप्त हो रहा है, थैलोफाइटा समूह का कौन सा पौधा, लाइकेन पौधे हैं उनसे प्राप्त हो रहा है। यह प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। तो हमें एक पौधे से प्राप्त हो रहा है यानी प्राकृतिक सूचक हो गया। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय, विलयन जब न तो अम्लीय हो न ही क्षारकीय, यानी उदासीन विलयन में यदि लिटमस को डाला जाए तो उसका खुद का रंग कैसा रहता है, बैंगनी रहता है। अब आगे देखिए, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी होती है, हल्दी, 3 फूलों के नाम दे रखे हैं, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ जो हैं वो भी किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं कि घोल में अम्ल है या क्षारक है। इनसे पता लगता है, इनके कलर में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इन सबको अम्ल क्षारक सूचक कहा जाता है, और कभी-कभी केवल सूचक यानी इंडिकेटर्स कह देते हैं, या फिर एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं सारे, वो सभी कैसे हैं, प्राकृतिक सूचक हैं। उसके बाद में
हल्दी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से दे रखा है, उसको पढ़ लीजिए। इसमें दे रखा है कि इस प्रकार हल्दी भी एक ऐसा सूचक है, और हल्दी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक। आगे दे रखा है कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है, श्वेत कपड़े पे जब सब्जी का दाग लगता है, सब्जी का दाग यानी हल्दी का दाग लगा है, तो उसको हम जब साबुन से धोते हैं, तो यहाँ लिख रखा है जब क्षारकीय प्रकृति का साबुन से रगड़ते हैं। तो आपको यहाँ से पता चला कि साबुन की प्रकृति जो है वो कैसी होती है, क्षारकीय होती है। और क्षारकीय प्रकृति वाले साबुन में पीला रंग जो है हल्दी का, वो किस में चेंज हो जाता है, भूरा और लाल में। यानी हल्दी जो है क्षार के माध्यम में अपना कलर चेंज कर रही है, तो सूचित कर रही है। अब आगे देखिए इसमें, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात फिर से वही पीला रंग आ जाता है, यानी साबुन का असर खत्म होते ही हल्दी का जो ओरिजिनल रंग है वो आ जाता है। तो ये तो जो जितने भी पढ़े हैं ये सारे हैं प्राकृतिक सूचक। आगे आपको दे रखा है अम्ल और क्षारक की जांच के लिए कुछ संश्लेषित सूचक भी होते हैं। संश्लेषित या सिंथेटिक सूचक भी होते हैं, उसमें आपको नाम याद करने हैं। एक तो है मेथिल ऑरेंज और एक है फिनोफ्थिलीन। ये केमिकल्स होते हैं, इनमें भी कलर चेंज से पता चलता है कि कोई भी घोल अम्लीय है या क्षारकीय है। लेकिन ये कैसे हैं, संश्लेषित हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, कौन सा संश्लेषित सूचक है। उसके बाद अब इस पार्ट में हम बहुत सारी अभिक्रियाएं वगैरह पढ़ेंगे और कुछ ऐसी जानकारियाँ लेंगे जो जीवन में पाई जाने वाली और उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब आगे देखिए इसमें, आगे यहाँ दे रखा है कि विज्ञान की प्रयोगशाला में एक तो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है HCl, एक है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एक है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, एक है एसिटिक अम्ल CH3COOH। यहाँ तक तो है अम्ल। उसके बाद यदि आप देखेंगे फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्षारक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिनमें हाइड्रोक्साइड है वो सारे क्षारक हैं। आ गया कि इन विलयन को लीजिए और बारी बारी ये जो सूचक हैं उनको मिला के जो भी कलर चेंज होते हैं उनको पता कीजिए। हमें यहाँ पे इन सभी चीज़ों को इसलिए हाईलाइट किया है कि आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है। तो 4 आपको क्षारक के नाम दिए जा सकते हैं, 3 क्षारक के नाम दिए जा सकते हैं, एक किसी अम्ल का नाम दिया जा सकता है। तो ये तो है अम्ल और ये कॉमन आपके क्या है, क्षारक हैं। उसके बाद आगे देखिए इसमें, यहाँ आपने देखा कि रंग परिवर्तन से पता चल रहा है कि कोई घोल अम्लीय है, क्षारकीय है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में जिनकी गंध चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है, गंधीय सूचक कहा जाता है। गंधीय के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है ऑल्फैक्टरी। तो गंधीय सूचक भी होता है, और गंधीय सूचक जो है आपको यहाँ याद करने हैं। आपकी बुक में 3 दे रखे हैं, वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। इनकी स्मेल जो है अलग अलग माध्यम में, क्षारकीय और अम्लीय माध्यम में चेंज हो जाती है, इसलिए इनको गंधीय सूचक कहा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारक जो है वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करने पे कौन सी गैस इसमें उत्सर्जित होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है। उस एक्सपेरिमेंट में आपको बता रखा है यहाँ कि एक परत नली में हमने अम्ल ले लिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है यानी H2SO4, और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए यानी धातु। धातु की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अम्ल से। जैसे ही धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाएगी, इस तरीके से Zn जो है वो H2SO4 से अभिक्रिया करेगा। तो इसमें ध्यान रखना है ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इस अभिक्रिया में यहाँ जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है, उस गैस को फिर कलेक्ट किया गया इस नली में। कलेक्ट करके यहाँ एक साबुन का विलयन है, उसमें इस गैस को पहुँचाया गया। अब गैस जो है कलरलेस होती है, पता नहीं चलता कि कौन सी गैस निकल रही है। तो इसमें ध्यान रखना है जब इसके बुलबुले निकलेंगे तो ये पता करने के लिए कि ये गैस हाइड्रोजन ही है, उसके लिए एक टेस्ट होता है। हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले जब यहाँ उठेंगे तो हम इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे। जलती हुई मोमबत्ती जब लाएंगे तो इसमें से फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है, बहुत अत्यधिक ज्वलनशील होती है। तो आवाज़ आती है फट फट की, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉपिंग साउंड। तो हाइड्रोजन गैस का यही टेस्ट होता है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, एक तो ये कि धातु जो है जब भी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पूरा नीचे दे रखा है कि दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया और ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस की जांच। तो ये गैस की जांच जो है, ये जांच भी याद रखनी है। फटफट ध्वनि की जो जांच है वो हाइड्रोजन गैस के लिए होती है। अब इसमें
कोई भी प्रकार का अम्ल हो और किसी भी आप धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु और अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती हैं और एक यौगिक बनता है जिसे कहते हैं लवण। यहाँ जो ये ZnSO4 बना है, ये ZnSO4 क्या है? ये एक प्रकार का लवण है। अब इसमें क्या बताना चाहते हैं उसको देखिए। अम्ल को जब धातु से अभिक्रिया करवाई गई तो क्या बना? लवण, और क्या निकली है? हाइड्रोजन गैस। और उसका टेस्ट भी हमने याद कर लिया है। फटफट ध्वनि वाला जो है वो टेस्ट याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं पॉपिंग साउंड। अब जिस प्रकार से हमने धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई है, वैसे ही धातु की अभिक्रिया जो है वो किससे कराई जाएगी? क्षार से। क्षार की पहचान क्या होती है? इसमें पीछे हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन होता है। तो इसमें ध्यान रखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक की अभिक्रिया कराई तो बना सोडियम जिंकेट, और कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पता चला कि क्षारक से अभिक्रिया करने के बाद भी धातु क्या दे रही है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। तो ये जो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज जो है उस पर डिपेंड करती है, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, इसमें अगला है धातु जो है, धातु का कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अब किससे अभिक्रिया कराएंगे? अम्ल से। तो इसकी हम एक जो है छोटी समरी बना लेंगे। सबसे पहले में आपको क्या कराया है? अम्ल की अभिक्रिया किससे करा के देखी गई है? धातु से। दूसरा हम पढ़ रहे हैं एसिड जो है, अम्ल है, उसको किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? धातु के कार्बोनेट से या धातु के बाइकार्बोनेट से। बाइकार्बोनेट यानी HCO3, इनसे अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ तो मेन प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस निकली है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, अम्ल जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ आपको कार्बोनेट दिख रहा है, यहाँ गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इस शॉर्ट में आप समरी याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब इसको आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए यहाँ पे कि धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो यहाँ देखिए, इस परत नली के अंदर जो है क्या लिया गया है? सोडियम कार्बोनेट यानी धातु का कार्बोनेट है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया है। यानी अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? कार्बोनेट से। तो कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस गैस को एक परख नली में कलेक्ट करके यहाँ ले गए। अब इस गैस का कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दूसरा टेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का घोल बना के रखते हैं। उसमें जैसे ही कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है तो उसका कलर जो है वो दूधिया हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये कौन सी गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ लिख रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुजरना। अब यहाँ आपको कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं, वो अभिक्रिया देखिए आप, क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी धातु का कार्बोनेट, जब आपने अम्ल से इसको अभिक्रिया कराई तो लवण बन गया, जल बन गया, और ये गैस, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि धातु का कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बोनेट में CO3 दिख रहा है तो वहाँ से क्या बनेगा? CO2 बनेगा। वैसे ही इसमें आगे ध्यान रखना है कि यदि धातु का बाइकार्बोनेट है, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लवण बनेगा, जल बनेगा, तो फिर वही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है निकलेगी। जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ जो अभिक्रिया हुई है वो क्या चीज़ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी। उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और वो वाइट प्रिसिपिटेट यानी श्वेत अवशेप होता है। तो ये वाइट कलर इस घोल में बनते ही ये कंफर्म हो जाता है कि वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यदि इसमें आप अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराएंगे तो निम्न अभिक्रिया हो सकती है। निम्न अभिक्रिया, ये तो बन ही गया था कैल्शियम कार्बोनेट, जल है उसके अंदर पहले से, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कराएंगे तो ये जल में घुलने वाला ये बन जाएगा आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अब आगे देखिए, इसमें दे रखा है चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, खड़िया या चौक जो हम बोर्ड पे यूज़ करते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, संगमरमर जो इतना चमकता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का है। ये अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं। यहाँ देखेंगे तो चूने का पत्थर और खड़िया जो हैं ये तो अवसादी चट्टानें, ये कैसी हैं? अवसादी चट्टानें हैं। लेकिन ये वाली जो है ये आपकी कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है। इनका यदि केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो सब में है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन बाहर से जब इनका फिजिकल कंपोजिशन देखा जाता है तो चूने का पत्थर
और खड़िया ये तो आपको खुरदरे दिखेंगे और इसमें चमक दिखती है। तो ये चट्टान कैसी है? कायांतरित है। आगे देखिए, यहाँ से आपको क्या पता चला कि सभी धातु के कार्बोनेट हों या बाइकार्बोनेट हो। बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। तो ये इसकी पूरी सामान्य अभिक्रिया हो गई कि धातु का कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो। एसिड के साथ आप जब रिएक्शन कराओगे तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उसका टेस्ट कैसे किया जाता है? चूने के पानी में इसको प्रवाहित करवाता है तो चूने का पानी जो उसका कलर जो है वो दूधिया कलर हो जाता है, सफ़ेद कलर हो जाता है। आगे देखिए, इसमें आगे दे रखा है कि अम्ल और क्षारक जो है परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे से किस टाइप से ये अभिक्रिया करते हैं। ये हमने थोड़ा शुरू में भी पढ़ लिया था कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमेशा लवण और जल बनेंगे और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये देखिए, क्षारक दे रखा है NaOH और अम्ल दे रखा है HCl। लवण बन गया NaCl और जल बन गया H2O। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और इसको सामान्यतः इस तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। और उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ये दैनिक जीवन में इस अभिक्रिया के कई उपयोग हैं जिनको अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें आगे अम्ल के साथ अब किसकी अभिक्रिया कर रहे हैं? धातु के ऑक्साइड की। तो आप जो सारणी बना रहे थे, ये जो हमने समरी बनाई थी, सबसे पहले क्या पढ़ा कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। फिर अम्ल धातु और धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। आगे चीज़ पढ़ी कि अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया करा दो? क्षारक के साथ। परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बन रहा था? लवण और जल। ये याद रखना है। अब बात कर रहे हैं अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ करानी है। धातु के ऑक्साइड के साथ तब क्या बनेगा? तो देखिए, इसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताया गया है कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा, बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO अल्प मात्रा लीजिए और उसमें हिलाते हुए धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए, यानी HCl उसमें मिलाना है। फिर विलयन के रंग पे ध्यान दीजिए। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ बनेगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और जो है जल बन जाएगा H2O। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इस अभिक्रिया को हम पूरा करते हैं। जैसे ये है अम्ल, ये बन गया लवण और ये बन गया जल। अभी हमने एक सामान्य अभिक्रिया पढ़ी थी कि क्षारक जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं। यानी ये जो धातु का ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारकीय है, क्योंकि इसने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया? लवण और जल। तो ये चीज़ अभी हम आगे देखेंगे। अब देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना? कॉपर क्लोराइड। ये कॉपर क्लोराइड जो है इसका कलर होता है आपका नीला हरा। तो यहाँ देखेंगे आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। कॉपर ऑक्साइड इसके अंदर मिक्स हो चुका है और विलयन का रंग जो है ये नीला हरा, नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड बनने के कारण हुआ है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है, धातु ऑक्साइड और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया हुई तो लवण और जल बने। तो ऐसी भी अभिक्रिया ऊपर भी हमने देखी थी कि अम्ल के साथ कोई भी चीज़ अभिक्रिया करके यदि लवण और जल बनाती है तो वो क्षारक होगी। तो यहाँ धातु के ऑक्साइड की प्रकृति पता चली आपको, कैसी होगी? क्षारकीय। तो क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड जो है इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। ये क्वेश्चन बनता है आपका, क्योंकि यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बना रहा है। अब बात कर रहे हैं हम क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो हमने ये अभिक्रिया पहले की थी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको, कार्बन डाइऑक्साइड अधातु का क्या हो गया? ऑक्साइड हो गया। इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पे भी जल और लवण और जल मिल रहा है। तो इस अभिक्रिया को भी आप सामान्य तौर से लिख लीजिए कि अधातु का ऑक्साइड है, उसको जब क्षारक के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो क्या बन रहा है? लवण और जल।
क्षारक के साथ कोई चीज़ अभिक्रिया करके यदि लवण और जल बना रही है तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी अम्ल होगी। यानी अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये बात यहाँ लिखी हुई है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। आगे देखिए इसमें सभी अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो सभी अम्ल और क्षारकों में हम समानताएं देखेंगे। तो यहाँ जो आपको दे रखा है कि आपने पढ़ा कि धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन। इसका मतलब अम्ल के अंदर क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। इससे पता चलता है कि अम्ल में हाइड्रोजन होता है। लेकिन अब यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट में दे रखा है, ग्लूकोज की बात करो, अल्कोहल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारे विलयन ले लीजिए और बताइए कि सारे ही अम्ल हैं कि नहीं है। अब इसमें आप देखिए ग्लूकोज जो है इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। तो अभी आपको कहा गया कि जिसमें हाइड्रोजन होता है वो अम्ल है। तो यहाँ हाइड्रोजन खूब है, 12 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने पड़े हैं, 5 हैं। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। सबके पास हाइड्रोजन है तो कायदे से ये सारे क्या होने चाहिए, आपके अम्ल होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इनको जल में घोला जाए, जलीय इनका विलयन बनाया जाए, तब यदि ये H पॉजिटिव आयन देते हैं, यदि ये धनायन देते हैं तब तो ये अम्ल है, नहीं तो ये अम्ल नहीं है। तो इन जब चारों को अलग अलग पानी में घोला गया तो खाली ये जो HCl है और H2SO4 है, यही H पॉजिटिव आयन देते हैं, इसलिए ये 2 अम्ल हैं। ये बाकी के हाइड्रोजन होने के बावजूद भी अम्ल नहीं है। इसका पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट में आप यदि देखेंगे तो जल में यदि अम्ल को जैसे ही घोल दिया जाए, जैसे उदाहरण लीजिए HCl डाला गया है तो HCl टूटेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये आवेश मिल गए हमें, आयन मिल गए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आवेश जब बहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी करंट जो है, विद्युत धारा जो है कब बहेगी, जब आवेश होंगे। तो यहाँ यदि देखा इस घोल के अंदर, यहाँ पे क्या किया गया है, तनुकृत अम्लीय विलयन लिया गया है। तनुकृत यानी पानी में अम्ल मिला दिया गया। अम्ल मिलाते ही पानी के अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। और ये आयन जैसे ही प्राप्त होंगे उसके बाद हमने ये पूरा सर्किट बनाया। यहाँ पे बल्ब है तो करंट फ्लो होगा और विद्युत धारा फ्लो होगी तो बल्ब जल जाएगा। लेकिन ये कब हुआ, जब हमने यहाँ पे एसिड का घोल बनाया। इसी घोल में हम बारी बारी से ग्लूकोज का और अल्कोहल का विलयन डालेंगे तो यहाँ पे ये बल्ब जो है नहीं जलेगा। इसका मतलब ये आयंस नहीं देते हैं ग्लूकोज और अल्कोहल। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ दे रखा है आपको कि ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब जलने से पता चलेगा कि विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के कारण होता है। अम्ल में कौन कौन से, अम्ल में धनायन H पॉजिटिव मिलता है और ऋण आयन जैसे HCl में Cl नेगेटिव, HNO3 में कौन सा है, NO3 नेगेटिव, CH3COOH जिसे हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इसमें CH3COO नेगेटिव और H2SO4 में SO4 2 नेगेटिव। चूँकि अम्ल में उपस्थित धन आयन है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। तो आपको पता चला कि फॉर्मूले में खाली हाइड्रोजन होने से वो अम्ल नहीं होगा। जब वो जल में घुलेगा, घुलने के बाद यदि हमें H पॉजिटिव आयन देता है तो वो अम्ल है, नहीं तो वो अम्ल नहीं है। ऐसे ही हम क्षारक के साथ करते हैं। क्षारक जो है, तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि अम्ल जल में घुलने के बाद आपको H पॉजिटिव आयन देंगे और ऐसे ही क्षारक जो हैं जल में घुलने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं। अम्ल भी विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं और करते हैं और क्षारक भी, क्योंकि इनके अंदर ये आयन पाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है, पानी में घोलने पे क्या होता है। तो उसमें ध्यान रखेंगे, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अम्ल अपनी जो ये गुण धर्म है कि वो अम्लीय है, ये कब प्रदर्शित करेगा, जब उसको पानी में घोला जाएगा। शुद्ध रूप में वो कभी भी अपना अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हाइड्रोजन HCl गैस का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे
इस परक नली के अंदर सोडियम क्लोराइड लिया है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। NaCl को जब गर्म किया है तो इसमें से गैस निकली है कौन सी? NaCl का जो विलयन है उसको गर्म करने पे गैस निकली है HCl। और HCl को फिर यहाँ पे आगे लिटमस पेपर पे, अब ये HCl गैसीय माध्यम में निकली है, इसको जब लिटमस पेपर पे प्रवाहित करा गया तो लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन लिटमस पेपर कैसा लेके आए? आर्द्र यानी पानी वाला लिटमस पेपर लेके आए, तो HCl ने उसका कलर चेंज कर दिया। HCl एक अम्ल है तो ये नीले लिटमस को किस में बदल देगी? लाल में। अनिल शब्द से हमने याद किया था इसको। अब देखिए इसमें इस प्रयोग से क्या स्पष्ट हुआ आपको? ये जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे क्या पता चला है? इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होते हैं। सूखी जो HCl है गैस के रूप में, वो आपको अम्लीय प्रकृति नहीं दिखाएगी, लेकिन वही जो है आर्द्र या नमी वाले जो वातावरण में आपको H पॉजिटिव आयन दे देगी। तो यहाँ देखा आपने कि HCl को जैसे ही पानी में घोला जाएगा आपको H पॉजिटिव आयन देगी। अब यहाँ लिख रखा है ये H3O पॉजिटिव, ये कैसे बना? इसमें ध्यान रखना है, HCl को जब पानी में घोला गया तो आयन बने H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन ये H पॉजिटिव अकेला ना रह के ये H पॉजिटिव जल के जो अणु हैं उनसे अभिक्रिया कर जाता है और क्या बना देता है? H3O पॉजिटिव। यानी उस घोल के अंदर आपको H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव से हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये भी मिल जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H पॉजिटिव आयन पृथक नहीं होते हैं। आगे देखेंगे इसमें हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में रह ही नहीं सकते, इसलिए हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना होता है। या तो लिख दीजिए H पॉजिटिव फिर नीचे एक्वस यानी वो जल के अणु के साथ है, या फिर हाइड्रोनियम आयन बता दीजिए। तो आपने देखा कि जल में हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव एक्वस आयन प्रदान कर देता है। ऐसे ही अब क्षारक की बात करते हैं कि जब क्षारक को, ये सारे क्षारक हैं जिसमें पीछे हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, इनको जैसे ही जल में घोलते हैं तो ये सब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। ये क का फर्क है, क्वेश्चन आ जाता है इससे कि पानी में घुलने वाले जो क्षारक हैं उनको क्या कहते हैं? क्षार। यानी सभी पानी में घुलने वाले नहीं हैं, तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्षारक जो हैं इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है, फिसलने वाला, स्वाद कड़वा होता है और प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है, इसलिए कभी इनको छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसे रहती है कि अम्ल ही हानिकारक होगा, संक्षारक प्रकृति के जो हैं वो क्षारक भी होते हैं। अब हम आगे दे रखा है, अब तक हम जान चुके हैं कि अम्ल H पॉजिटिव जबकि क्षारक OH नेगेटिव उत्पन्न करते हैं। अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होने के बाद लवण और जल बनता है। अब यहाँ पे इन्होंने कॉमन जो है रिएक्शन लिख दी है। अम्ल जो बनाया है वो लिख दिया HX क्योंकि अम्ल के अंदर H पॉजिटिव आयन होता है, और बेस के लिए क्षारक के लिए लिख दिया MOH OH नेगेटिव जो आयन इसमें होते हैं। M और X बन के तो बना लेंगे लवण, और ये दोनों मिलके बना देंगे आपका H2O यानी जल। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये क्या है? सांद्र अम्ल और क्षारक वाले जो बर्तन होते हैं, सांद्र अम्ल और क्षारक जो हैं वो हानिकारक होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं, हाथ जल सकता है, तो उसके लिए ये चेतावनी का चिन्ह बनाया हुआ होता है। उसके बाद आगे देखिए, अब 2 शब्द और ध्यान रखने हैं आपको। एक घोल होता है सांद्र, एक होता है तनु घोल। सांद्र यानी गाढ़ा, इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और ये होता है डाइल्यूट घोल यानी तनु, पानी इसमें मिला हुआ होता है, पतला घोल होता है। अब सिंपल सा उदाहरण ध्यान रखिए, दूध जो है, दूध को पतला करना होता है तो हम दूध के अंदर पानी मिला देते हैं। दूध में पानी मिला दिया, पानी में दूध नहीं मिलाया जाता। लेकिन यहाँ बात यदि हम एसिड और बेस की करेंगे तो अम्ल का जब तनु घोल बनाना है यानी पतला घोल बनाना है, पहली बात तो इसे कहा जाता है तनुकरण। पानी मिक्स करना है उसे कहा जाता है तनुकरण। तो क्या किया जाता है? बड़े सारे बीकर में खूब सारा पानी लेना है,
फिर उसमें बूंद बूंद करके इस पानी को हिलाते हुए अम्ल डालना है। यानी अम्ल के अंदर पानी नहीं डाला गया है, पानी के अंदर अम्ल डाला गया है, वो भी बूंद बूंद में, क्योंकि अम्ल और जल की जो अभिक्रिया होती है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत भयंकर उसमें ऊर्जा निकलती है। यदि आपने एसिड के अंदर सीधा पानी डाल दिया तो बहुत भयंकर ऊष्मा निकलेगी और ये कांच का बर्तन जो है ये फट सकता है, आपको भी हानि हो सकती है। इसलिए अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है तो पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड मिलाया जाता है। यहाँ आगे देखिए, जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने से उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, यानी बर्तन के बाहर गिर सकता है अथवा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया गया जो कांच का पात्र है वो भी टूट सकता है। आगे देखिए, इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर जो चेतावनी का चिन्ह है उस पर भी ध्यान दे दीजिए। तो ये चिन्ह आपको बता दिया गया है, सिंपल सा है, परत नली से बूंदे टपक रही हैं और हाथ जलता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ये कंसनट्रेटेड जो भी आपके एसिड और बेस है उनके लिए ये चित्र बना होना चाहिए। अब आगे देखिए, इसमें जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई कमी हो जाती है। पानी के अंदर आप एसिड और क्षारक मिलाएंगे तो जो आयन थे, कौन से, H3O पॉजिटिव जो अम्ल बना रहा था, OH नेगेटिव और क्षारक, इनकी प्रति इकाई आयतन इनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे हम बोलते हैं तनुकरण। और जो अम्ल और क्षारक मिलते हैं हमें वो कहलाते हैं तनुकृत अम्ल और क्षारक। अब है अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल हैं। ये तो था घोल का पतला और गाढ़ा होना। यहाँ आपको दे रखा है कि अम्ल और क्षारक जो हैं कितने प्रबल हैं कितने दुर्बल हैं। अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण लीजिए, सिरका जो है, सिरका इसमें एसिटिक अम्ल होता है और ये हम हमारे भोज्य पदार्थ में काम लेते हैं। जैसे अचार बनाने में काम लिया जाता है, चाउमीन के अंदर सिरका काम लिया जा रहा है, तो ये एक दुर्बल अम्ल है। लेकिन ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये टाइल्स वगैरह की सफाई के लिए काम लिया जाता है, ये बहुत ही संक्षारक प्रकृति का होता है, तो ये प्रबल अम्ल है। तो इसमें ध्यान रखना है, दुर्बल और प्रबल का कैसे पता चला जाएगा, जैसे ही इनको जल में घोला जाता है, जल में घोलने पे जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा वो ज़्यादा प्रबल होगा। जैसे दोनों ही मान लीजिए हमने 1-1 ml लिए हैं सिरका, एसिटिक अम्ल और HCl, और दोनों को जल में घोला तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देगा, इसलिए ये प्रबल है। और ये कैसा होगा, दुर्बल। इसी आधार पे हम क्षारक जो हैं उनको भी प्रबल और दुर्बल बता सकते हैं। क्षारक क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन जो ज़्यादा देगा जल में घुलने पे वो प्रबल हो जाएगा, जो कम देगा वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। अब कैसे पता चले कि प्रबल है या दुर्बल है, उसके लिए भी सूचक होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि हमने जो पीछे सूचक पढ़े थे वो हमें ये बता रहे थे कि घोल अम्ल और क्षारक के सूचक का उपयोग करके हमें ये पता चल रहा था कि घोल अम्लीय है क्षारकीय है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है। तो पिछले अध्याय में हमने H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयनों के विलयन की सांद्रता कम होना और तनुकरण के बारे में पढ़ा। इसी अध्ययन में पढ़ा है, क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप देखिए, इसको जानने के लिए सार्वत्रिक सूचक बनाए गए। सार्वत्रिक सूचक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो पीछे हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे वो इंडिकेटर्स तो ये बता रहे थे कि घोल अम्लीय है क्षारकीय है। सार्वत्रिक सूचक हमें ये बता देता है कि सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित कर देता है। यानी कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है ये बता देगा, हमें पावर बता देता है एसिड या बेस की। तो इसमें ध्यान रखिए, सार्वत्रिक सूचक कैसे बनाया जाता है, अनेक सूचकों को मिला के मिश्रण तैयार किया जाता है। उसी में एक सार्वत्रिक सूचक आपको मिलेगा pH स्केल। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया है और वो स्केल है pH स्केल। इसमें ध्यान रखना है, pH में जो P सूचक है ये पुसांस या पोटेंस जो कि एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति यानी पावर। और पावर किसकी, हाइड्रोजन की या एसिड की। तो pH स्केल में सामान्यतः कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 14 तक होती है और इसे हम pH याद कर सकते हैं। साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखा जाना चाहिए जो विलयन की अम्लता और क्षारकीयता को दर्शाते हैं। अब आप एक बार इस सारणी को देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चलेगा। देखिए, ये pH स्केल 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 लेके कहाँ तक, 7 तक, और 7 से 14 तक।
यदि किसी घोल का पीएच मान 0 है तो वो प्रबल अम्लीय है, और 7 है इसका मतलब ना तो वो अम्लीय है ना ही वो क्षारकीय है, यानी वो कैसा है, उदासीन है। 7 से ऊपर यदि पीएच मान आ रहा है तो वो घोल की प्रकृति कैसी है, क्षारकीय। तो इधर वाले तो हो गए अम्लीय और इधर वाले हैं क्षारकीय, और फिक्स यदि 7 है तो वो कैसा है, उदासीन है। तो जैसे-जैसे हम अम्ल की साइड जाते जाएँगे इधर 0 की तरफ, यहाँ अम्लीय प्रकृति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और H पॉज़िटिव आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। जैसे-जैसे हम 7 से इधर की ओर जाएँगे, क्षारकीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, यानी 14 पे होगा वो अत्यधिक क्षारकीय होगा, और OH नेगेटिव की सांद्रता जो है, वो OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ेगी और H पॉज़िटिव की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये पीएच स्केल है जो हमें ये बता देता है कि उस एसिड या बेस की पावर कितनी है, कौन-सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन-सा ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। पीएच स्केल से किसी विलयन का मान यदि 7 से कम है तो वो कैसा होगा, अम्लीय, और 7 से यदि 7 से 14 के बीच में है, पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वो उसमें OH की सांद्रता की वृद्धि को दर्शाता है और ये क्षार की शक्ति बढ़ जाती है। पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे अलग-अलग कलर आता है, उन कलर से इनकी जो है पावर पता की जाती है। जैसे इस सारणी में आपको कई चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है जटारस। जटारस जो है हमारे आमाशय में निकलता है, इसमें एक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान होता है 1.2। तो ये बिल्कुल सारणी के इस साइड है और कलर जो है पीएच स्केल पे बिल्कुल डार्क रेड आएगा। नींबू का रस है, इसका पीएच मान 2.2 यानी थोड़ा उदासीन की तरफ है। फिर उसके बाद बात करेंगे जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 यानी हल्का क्षारीय, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है यानी हल्का क्षारीय है। फिर बात करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट में जो अम्लता होती है, पेट की अम्लता या एसिडिटी में जटर रस में HCl ज़्यादा बन रहा है, और उस अम्लता को कम करने के लिए किसको यूज़ किया जा सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एक हमने पढ़ा था खाने का सोडा, जो पीछे देखा है बेकिंग सोडा। तो अम्ल का प्रभाव खत्म करने के लिए किसको यूज़ किया जा सकता है, क्षारक को। फिर देखेंगे पीएच मान 14। 14 पीएच मान जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, तो ये अत्यधिक क्षारकीय है। अब आगे देखिए, इसमें दे रखा है कि अम्ल और क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करती है कि पानी में घुलने के बाद कितने H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं ये OH नेगेटिव। यदि हम समान सांद्रता वाले, अब देखिए इसमें समान सांद्रता वाले 2 लिए हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और एक एसिटिक अम्ल। अभी आपको ये उदाहरण मैंने समझाया, जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। ये वाला प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये अधिक H पॉजिटिव आयन देगा। तो अधिक H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करने वाला प्रबल अम्ल कहलाता है, जबकि कम H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो अब हम बता सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल क्षारक क्या होंगे। तो क्षारक का पता लगाने के लिए हमें कौन से आयन की सांद्रता देखनी होगी, OH नेगेटिव की। पानी पे घोलने पे जो ज़्यादा OH नेगेटिव देगा वो प्रबल क्षारक होगा, और जो कम OH नेगेटिव देगा वो दुर्बल क्षारक होगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील हैं? तो इसमें ध्यान रखना हो, हमारा शरीर जो है, शरीर 7 से लेके 7.8 पीएच के परास के बीच काम करता है। जैसे आपने अभी देखा था कि रक्त का पीएच मान जो है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो हमारा शरीर जो है वो एक फिक्स पीएच रेंज में काम करता है, 7 से 7.8। इससे ऊपर नीचे पीएच होने पे शरीर जो है, इसकी उपापचय क्रियाएं वगैरह जो हैं ये डिस्टर्ब होती हैं। आगे देखिए, इसमें जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परासीय परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। अब वर्षा जल की बात करें, वर्षा का जल जो है, अगर इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, यानी 7 से कम जा चुका है, तो ये वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा हम जानते हैं, लेकिन ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि अम्लीय वर्षा, वर्षा को कब अम्लीय वर्षा कहेंगे, जब पानी का पीएच मान जो है वो 5.6 से कम हो जाए। अब यही अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के पीएच मान कम हो जाता है, और ऐसी नदी में जलीय जीवधारी जो है उनकी उत्तरजीविता कठिन होती है, यानी उनका जीवन जो है वो खतरे में होता है। आगे देखिए और क्या दे रखा है, दूसरे ग्रहों पे अम्लीय पदार्थ। यहाँ ध्यान रखेंगे, शुक्र यानी वीनस जो ग्रह है, इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादल हैं। तो आप बताइए यहाँ जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि कैसा वातावरण है, अम्लीय वातावरण। तो अभी पढ़ा था
मनुष्य का शरीर जो है वो 7 से 7.8 की रेंज में काम करता है। अब उसके बाद आगे देखिए इसमें आपके बगीचे में मिट्टी का पीएच, तो पौधे की अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच परास की ज़रूरत होती है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि मिट्टी का पीएच जो है ये भी चेंज हो सकता है यदि अम्लीय वर्षा हो रही है या फिर हम उर्वरक ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उनसे पौधे की जो उत्पादकता है या वृद्धि है वो प्रभावित होती है। आगे देखिए हमारे पाचन तंत्र का पीएच, तो शरीर का पीएच मान तो पूरा बताया कि किस रेंज में काम कर रहा है, 7 से 7.8, और मनुष्य के रक्त का पीएच मान आपने याद किया 7.4। पाचन तंत्र की बात करते हैं तो हमारा जो उदर है, आमाशय है, उसमें एक अम्ल निकलता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जिस रस में निकल रहा है उस रस को बोलते हैं जठर रस, इंग्लिश में बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी होता है और ये उदर को बिना हानि पहुंचाए बिना भोजन को पाचन में सहायक होता है। लेकिन अपच की स्थिति में ये उदर में अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है और जब एसिड ज़्यादा बनेगा तो पेट में दर्द और जलन अनुभव होती है। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए, क्योंकि पेट में एसिड ज़्यादा बन गया है और एसिड के विरोध में जो चीज़ें दी जाती हैं क्षारक, उनको हम एंटासिड कहते हैं। तो एंटासिड जो दिया जाएगा उसमें क्षारक यूज़ किए जाते हैं, एंटासिड में क्षारक यूज़ किए जाते हैं। इस अध्याय के आरंभ में ही ऐसा एक उपचार अवश्य आपको सुझाया गया था। तो एक उपचार तो हमने देखा था कि एसिडिटी को रोकने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। यह एंटासिड अमिटी आदि के मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय, दांतों पे पीएच का क्या असर पड़ता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। हम खाना खाते हैं तो खाने के कुछ कण वगैरह जो हैं, भोजन के कण हमारे दांतों के बीच फंसे हुए रह जाते हैं और उन कणों पे जीवाणु लग जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है। ये मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया जो है, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा या खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके क्या बना देते हैं, अम्ल बनाते हैं। निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं और ये जो एसिड मुंह के अंदर बन जाता है उससे मुंह का पीएच मान जो है वो 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए आपने याद किया 5.6, और मुंह के पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो जाता है तो दांत जो है, दांतों का क्षय होने लगता है। ध्यान रखना है, दांतों के ऊपर एक कवरिंग होती है, दांत के ऊपर कवरिंग होती है और वो कवरिंग जो है उसे बोलते हैं इनेमल, हिंदी में बोला जाता है दंतवलक। ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, या फिर इसे कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। लेकिन यदि हमारे मुंह में जो है माध्यम कैसा हो गया, अम्लीय माध्यम हो गया, 5.5 का मतलब अम्लीय माध्यम हो गया, तो ये दंतवलक जो है ये भी क्या हो जाता है, ये भी उतरने लग जाता है। तो जिससे दंतक्षय यानी दंतक्षय होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जन्म में तो नहीं होता, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें बता दी। तो भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए जो हम मंजन यूज़ करते हैं उनको भी ध्यान रखिए, क्योंकि मुंह में कौन सा माध्यम बन रहा है, भोजन की वजह से अम्लीय माध्यम बन रहा है। तो हमारा तो जो दंत मंजन है वो कैसा होना चाहिए, क्षारकीय होना चाहिए, का उपयोग करके अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंतक्षय को रोका जा सकता है। अगला देखिए, इसमें आगे दे रखा है हमें पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। यहाँ फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उससे संबंधित उदाहरण आएंगे। क्या आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? तो आप देखिए मधुमक्खी और लाल चींटी जब काटती है तो उस डंक से दर्द और जलन महसूस होती है। इसका कारण है मधुमक्खी के डंक और चींटी के डंक के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल। इस मिथेनोइक अम्ल का एक नाम और होता है जिसे कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। इस अम्ल के कारण हमें दर्द और जलन महसूस होती है। तो यदि अम्ल शरीर में गया है तो उसका प्रभाव खत्म करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, क्षारक का। तो घर में जो खाने वाला सोडा पड़ा है, बेकिंग सोडा, को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है,
दर्द और जलन का अनुभव होता है डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल अम्ल के उपयोग से आराम मिलता है। ऐसे ही एक उदाहरण और देखिए, ये प्रकृति में एक पौधा होता है जिसका नाम है नेटल का पौधा। इसकी पत्तियों में भी ऐसे डंक से बने होता है। तो नेटल के डंक वाले बाल जो होते हैं उसमें भी ये भी मिथेनॉइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। अब देखिए, इसमें नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगल में उपजता है। इसके पत्ते में डंक नुमा बाल होते हैं। अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इसके बालों में मिथेनोइक अम्ल का स्राव के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज, अब पारंपरिक तौर पर इलाज क्या है? इस डंक वाले स्थान पर इस पौधे के पास में ही एक पौधा और होता है जिसे कहते हैं डाक का पौधा। और इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। तो इनकी पत्तियों को रगड़कर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा इसके प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। तो आगे दे रखा है ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? तो प्रकृति आपको पता चली होगी कि अम्लीय प्रकृति को खत्म कर रहा है, तो डाक पौधे की प्रकृति कैसी है? क्षारकीय। तो अब आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ पर चढ़ते समय गलती से नेटिव पौधे को छू जाने पर आपको क्या करना होगा। तो क्या करना चाहिए? डाक पौधे की जो पत्तियां हैं वो हमें उसके ऊपर रगड़नी चाहिए। उसके बाद आपको ये कुछ सारणी दे रखी है। कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं जैसे कि सिरका है, जो कि हम अचार बनाने के, चाउमीन बनाने के काम लेते हैं, उसमें अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। संतरा स्वाद में खट्टा, इसमें अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली जो है इसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली वाला ऐसे याद रखना है आपको। इमली जो है टेमरिन नाम होता है इंग्लिश में, और टी से ही टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध या दही होता है उसमें अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। नींबू में अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक या नेटल का डंक बताया अभी, दोनों में कौन सा है? मिथेनोइक अम्ल। और इसका दूसरा नाम भी अच्छे से याद रखना है, वो है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का जो प्रभाव है उसको ख़त्म करने के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं? बेस को, जो कि है बेकिंग सोडा। उसके बाद बात करते हैं हम लवण के संबंध में अधिक जानकारी। नमक के बारे में बात करते हैं। एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, लवण के बारे में पढ़ेंगे। अब एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो देखिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सारे लवण। इन सबके पीछे जो है क्या लगा हुआ है? सल्फेट। तो ये कहा जाएगा ये सभी एक ही परिवार के लवण हैं, क्योंकि सल्फेट परिवार के। ऐसे ही अब आगे देखिए, इसमें जैसे इधर का सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सब में सोडियम आ रहा है। इन सब में सोडियम आ रहा है, तो ये सोडियम परिवार के हैं। तो चाहे तो इनका जो धनायन भाग है वो एक जैसा हो, चाहे ऋणायन भाग एक जैसा हो, इनको एक परिवार के कहा जाता है। तो इसलिए इनके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, समान धन और ऋण मूलक वाले लवण को एक ही परिवार के कहा जाता है। जैसे NaCl और Na2SO4 कौन से परिवार के हो गए? दोनों में सोडियम है, तो सोडियम परिवार के। NaCl और KCl दोनों में Cl है, तो दोनों कौन से हो गए? क्लोराइड परिवार के। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि समान परिवार के कौन से, तो उसमें देख लेना कौन से में धनायन और ऋणायन कौन से में समान हो। उसके बाद आगे देखिए, इसमें आपको बताया था कि लवण कैसे बनेगा? जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाएगी? क्षारक के साथ कराई जाएगी, तब लवण बनता है। अब लवण की प्रकृति कैसी होगी? ये उदासीन होगा, अम्लीय होगा या क्षारकीय होगा? ये किस पे डिपेंड करता है? अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल ही क्षारक है, इनको यदि आप अभिक्रिया कराते हैं तो जो लवण बनेगा वो बिल्कुल उदासीन बनेगा। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो यहाँ जैसे आपको दे रखा है कि यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण होते हैं तो pH मान 7 होगा, और ये कैसे होंगे? उदासीन। लेकिन इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक, इसमें से इसको प्रबल ले लिया और इसको कैसा ले लिया? दुर्बल। तो जो लवण बनेगा, अम्ल जो है ये प्रबल है, तो ये अम्लीय लवण बनेगा, और इसका pH मान आपको 7 से कम मिलेगा। और इसके विपरीत एक कंडीशन और हो सकती है, अम्ल और क्षारक, इसमें इसको प्रबल ले लिया और इसको दुर्बल, तो यहाँ जो लवण बनेगा, क्योंकि ये प्रबल है, तो ये बनेगा क्षारकीय लवण, और क्षारकीय लवण में pH मान 7 से ऊपर होगा। तो ये चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, देख लीजिए इनको। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, अम्ल प्रबल है तो दुर्बल क्षारक है,
पीएच मान 7 से कम होगा और ये अम्लीय होंगे। और प्रबल क्षारक है लेकिन अम्ल कैसा है, दुर्बल है, तो 7 से अधिक यानी ये कैसे होंगे, क्षारकीय होंगे। उसके बाद आगे देखिए इसमें साधारण नमक के रसायन। साधारण नमक की बात करें तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, इसको हम साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। अब इसके बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इनके विलयन की अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यानी एक तो हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल और कौन सा क्षार NaOH, इनकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है, NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड और जल बन जाता है। बाकी यहाँ दे रखा है कि इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। और ऊपर क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि ये लवण उदासीन होता है। ये लवण हमें ये समुद्री जल से प्राप्त होता है। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण के निक्षेप होता है। बड़े आकार में ये क्रिस्टल प्राय अपद्रव्य के कारण भूरे रंग के होते हैं, जिन्हें खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट कहते हैं। कई बार बहुत बड़े अवशेप इनके मिले हैं। तो ये जो है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जिससे उनका कलर भूरे रंग का होता है। इन्हें खनिज नमक भी कहा जाता है। बाकी इसमें स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा इनके बारे में बता रखा है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में नमक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया था, क्योंकि नमक हमारे जीवन में अति आवश्यक पदार्थ है। अब आगे देखिए इसमें इससे बनने वाले पदार्थ, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पैराग्राफ में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है आपकी। साधारण नमक से क्या क्या बना सकते हैं, तो साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ जो हैं उसमें एक तो हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूरा। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। पहली बात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप सूत्र याद कीजिए, ये है NaOH। और इसको बनाया कैसे जाता है, ये एक्सपेरिमेंट देखिए, क्योंकि इस इतने चित्र से कई क्वेश्चन बनेंगे आपके। इसमें ध्यान रखना है, एक बड़ा सारा बर्तन लिया है और इसके अंदर नमक का घोल लिया है। नमक का घोल का मतलब है NaCl को पानी में मिला के इसमें डाल दिया। अब फिर इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाली हैं, एक तो है आपकी एनोड और एक है कैथोड। जैसे ही NaCl को पानी में घोला गया तो अलग अलग आयंस मिले हमें। कौन कौन से आयंस, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। फिर एक पतली झिल्ली यहाँ लगाई गई। तो इसमें ध्यान रखना है, कैथोड क्योंकि ऋणायन होती है तो जितने भी धनायन हैं वो किधर गए, कैथोड की तरफ। और एनोड कैसी होती है, धनायन, तो ऋणायन इधर की तरफ चले गए। तो क्लोरीन जो टूट के गया इसमें से, क्लोरीन गैस कहाँ बनी, एनोड पे। और जो हाइड्रोजन गैस बनी वो कहाँ बनी, कैथोड पे। और इधर जो है, इधर निकला सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें ध्यान रखना है, इस एक्सपेरिमेंट को या ये जो उत्पादन की विधि है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बनी है। दूसरी चीज़, इसमें एक क्षार बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एक चीज़ और बनी है हाइड्रोजन। अब इस एक्सपेरिमेंट से पहली चीज़ तो ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि से बनाया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि से बनाया जाता है, क्लोर क्षार विधि से। ये क्लोरीन गैस किस विधि से बनाई जाती है, क्लोर क्षार विधि से। यहाँ देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट से एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्लोर क्षार विधि में एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पे कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। और कैथोड के पास ही नीचे क्या प्राप्त होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ जो दे रखे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, इनके उपयोग दे रखे हैं। पहला दे रखा है क्लोरीन गैस को उपयोग जो है, इनके उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, रोगाणुनाशक में, CFC बनाने में, या कीटाणुनाशक बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया जा सकता है ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में। मार्गरीन अभी आपको बताते हैं। खाद के लिए अमोनिया बनाने में। मार्गरीन क्या है, वनस्पति के घी को कहा जाता है। इसमें ध्यान रखना है, वनस्पतिक तेल जो है, वनस्पतिक तेल होते हैं असंतृप्त वसा। इसमें जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करवाई जाती है, निकल इसमें क्या लिया जाता है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, तो संतृप्त वसा बन जाता है। संतृप्त वसा ये वनस्पतिक तेल था, तेल से क्या बना दिया, संतृप्त वसा यानी वनस्पतिक घी बना दिया, जिसे हम डालडा घी वगैरह बोलते हैं। ये चीज़ क्या होती है, मार्गरीन। तो मार्गरीन बनाने के लिए आपने कौन सी गैस को काम में लिया, हाइड्रोजन गैस को। तो असंतृप्त वसा का क्या किया जाता है, हाइड्रोजनेशन किया जाता है।
तो हाइड्रोजन कितनी जगह काम आई, ईंधन, मार्गरीन और खाद के लिए काम आई। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीस हटानी है, उसके लिए काम आती है। साबुन बनाने के काम आता है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, कागज़ बनाने के लिए काम आता है, या कृत्रिम फाइबर बनाने के काम आता है। तो इनके सबके उपयोग जो हैं यहाँ पे आपको दे रखे हैं और इन उपयोग से क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे पैराग्राफ आपको देखने हैं। ये तो हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ये हो गए हाइड्रोजन के और ये हो गए क्लोरीन के। अब यहाँ पढ़ लीजिए एक बार, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाकर उससे विद्युत प्रवाहित कराने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोरक्षार। इसमें जो निर्मित पदार्थ है वो क्लोरीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक क्षार है, इसलिए इस विधि को कहा जाता है क्लोरक्षार। ये पूरी अभिक्रिया बता रखी है। सोडियम क्लोराइड को जल के साथ इसका विलयन, फिर विद्युत धारा प्रवाहित कराने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गई और हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए, क्लोरीन गैस तो एनोड पर मिली है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त हुई है और कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण हुआ है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों जो उत्पाद हैं वो तीनों ही उपयोगी हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम विरंजक चूर्ण की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण जो है ये कलर को उड़ाने का काम करता है, इसलिए इसे विरंजक चूर्ण कहा जा रहा है। अब इसको कैसे बनाया जाता है, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के बाद जो क्लोरीन गैस हमें मिली थी यहाँ, इस क्लोरीन गैस को यूज़ करेंगे हम। इसमें ध्यान रखना है, चूने का जो पानी है, शुष्क बुझा हुआ चूना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कराएंगे। क्लोरीन गैस प्रवाहित कराने के बाद बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही होता है विरंजक चूर्ण। ये जो है कलर उड़ाने के काम आता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और विरंजक चूर्ण का आपको फॉर्मूला दे रखा है। और अब देखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन में विरंजन के काम आता है, यानी कलर उड़ाने के, वाइट कलर करने के लिए। कागज़ की फैक्ट्री में, कागज़ किससे बनता है, लकड़ी से। लकड़ी का कलर जो है भूरा होता है, तो लकड़ी की जो मज्जा होती है उसका कलर सफ़ेद करने के लिए विरंजक चूर्ण को काम लेते हैं। लॉन्ड्री में कपड़ों की साफ सफाई, सफ़ेद कपड़ों की साफ सफाई, दाग धब्बे होते हैं तो उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर काम लिया जाता है। बाकी ध्यान रखना है, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपापचय के रूप में भी विरंजक चूर्ण को काम लेता है। पीने का जो पानी होता है उसमें जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, क्योंकि इसकी जो है डिसइंफेक्टेंट वाली प्रॉपर्टी भी होती है, जीवाणुनाशक वाली भी, तो इसको वहाँ पे भी यूज़ लिया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कुएं के जल को साफ करने के लिए जो सफ़ेद पाउडर डाला जाता है, वो सफ़ेद पाउडर क्या होता है, तो वो विरंजक चूर्ण होता है। उसके बाद आगे देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये सोडा शब्द कहीं भी आए उसमें सोडियम ज़रूर है, ऐसे याद रखना है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में खस्ता पकौड़े या फूली हुई पूड़ी या ब्रेड वगैरह बनाने के काम आता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। अब बेकिंग सोडा जो है, इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस हाइड्रोजन को हम बाई कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, नमक को पानी में घोला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से अभिक्रिया कराई। तो एक तो बन जाता है अमोनियम क्लोराइड और एक बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कह रहे हैं, ये हम चैप्टर में कई बार पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारकीय है। तभी आपने देखा था पेट में अम्लीयता हो रही है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा। चींटी काटने पे या मधुमक्खी के डंक मारने पे भी हम बेकिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यही दे रखा है कि आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच मान की जांच की थी और ये सही संबंध बताना। अब देखिए आगे इसमें, यह एक दुर्बल है, दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। असंक्षारक यानी कुरेदता नहीं है, तभी हम इसको यूज़ ले सकते हैं। खाना पकाते समय इसे जब गर्म करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे मान लीजिए ब्रेड वगैरह बना रहे हैं तो मैदे में हमने इसको मिलाया और फिर जब उसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो इसमें से ये वाली गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फिर उस आटे में जगह जगह गैस जब निकलती है तो छेद कर जाती है। तभी आप देखना ब्रेड या केक जो फूले हुए होते हैं वो इस गैस के कारण होते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हम घरों में अनेक प्रकार से करते हैं। आगे देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। अब ये एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो है बेकिंग सोडा और एक है बेकिंग पाउडर। पूछा जाए कि बेकिंग पाउडर क्या है, तो सिंपल सा है,
बेकिंग जो सोडा है उस सोडा में एक अम्ल मिला दिया जाता है, वो है टार्टरिक अम्ल। केक बनाने के लिए अधिकतर काम आता है। तो बेकिंग पाउडर जब बनाना है तो किसको यूज़ ले रहे हैं? बेकिंग सोडा को। लेकिन बेकिंग सोडा से पाउडर बना कैसे? उसमें अम्ल मिलाना है टार्टरिक अम्ल। तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एक ही चीज़ नहीं है, बेकिंग सोडा में कुछ मिलाया गया है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। ये मंद दुर्बल अम्ल है, ये टार्टरिक अम्ल, जो कि अभी हमने पढ़ा था इमली में पाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो वही बात है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उस खाने के पदार्थ को नरम बना देती है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव, रोटी और केक में खमीर उठता है और जिससे मुलायम और कैसे बनते हैं? स्पंजी बनते हैं। उसके बाद आगे देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटा एसिड के रूप में भी काम आता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, क्षारकीय होने के कारण पेट की अम्लता अधिकता, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। एक और इसका इम्पोर्टेंट यूज़ ध्यान रखना है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये सोडा अम्ल अग्निशामक में काम आता है। अग्निशामक यानी आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें काम आता है सोडा अम्ल। अब सोडा जो है वो तो कौन सा ले लिया? बेकिंग सोडा। और अम्ल लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को बुझाने के लिए कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन गैस। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में पूरे वातावरण में इनके अभिक्रिया होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल जाती है, जिससे जो है अग्नि जो है वो बंद हो जाती है। आगे देखिए, धोने का सोडा, वो तो था बेकिंग सोडा। धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और पूरा सूत्र है .10H2O। ये क्रिस्टलीकृत जल है। धोने का सोडा एक अन्य रसायन है जो सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को जब आप गर्म कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। और सोडियम कार्बोनेट में जब पुनः क्रिस्टलीकरण किया तो ये 10 जल के अणु जो हैं, ये क्रिस्टलीकृत जल इसमें जुड़ जाते हैं। यहाँ जो ये 10 अणु जोड़े गए हैं, ये इसको आर्द्र बनाता है। तो ये आर्द्र नहीं बनाता, ये इसकी संरचना में होता है। आगे देखिए, इसमें ये धोने का सोडा कहाँ कहाँ काम आता है? धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स बनाने में काम आता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी काम आता है। वॉशिंग सोडा है तो साफ सफाई में भी काम आएगा। जल की स्थायी कठोरता को भी हटाने में काम आता है। अब इसमें आगे देखना है आपको। तो आपने सोडियम के कौन कौन से लवण पढ़े? NaCl पढ़ा, जो कि साधारण नमक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरशार विधि से बनाया। उसके बाद हमने इस क्लोरशार विधि से क्लोरीन जो बनी थी, उसी से हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी क्या बना लिया? विरंजक चूर्ण। फिर हमने पढ़ा इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। उसी से बेकिंग पाउडर भी बनाया टार्टरिक अम्ल मिला के। फिर हमने पढ़ा है धोने वाला सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट 10H2। तो ये सोडियम का ये इतने सारे सोडियम के हैं। ये खाने वाला सोडा, ये धोने वाला सोडा, और ये है सोडियम, ये आपका कास्टिक सोडा कहलाता है। अब देखिए, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? तो लवण के क्रिस्टल जो है वास्तव में शुष्क नहीं होते। जल के अणु आपको मिलेंगे इसमें और उनको क्रिस्टलीकृत जल कहा जाता है। तो इसमें देखिए, कॉपर सल्फेट का बता रखा है। कॉपर सल्फेट की बात कीजिए। कॉपर सल्फेट जो है ये सूत्र होता है कॉपर सल्फेट .5H2O। ये 5 इसके क्रिस्टलीकृत जल हैं। अब क्रिस्टलीकृत जल की पहले आप इसमें परिभाषा पढ़ लीजिए। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या जो है, इसे क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट में एक सूत्र इकाई में 5 जल के अणु उपस्थित होते हैं और इस जल के अणु के कारण इसका कोई फिक्स कलर होता है। जैसे इसका कलर यदि हम देखें तो इसका कलर होता है नीला। कॉपर सल्फेट 5H2O का कलर कैसा है? नीला। लेकिन इसको जैसे ही आप परख नली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए और जैसे ही इसको आप परख नली में गर्म करेंगे तो इसमें देखेंगे कि जल की बूंदें इस परख नली में चिपक चुकी हैं और इसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। दिखने में सूखे दिखते हैं लेकिन उनकी संरचना में ये जल है। जब हम क्रिस्टलन को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है और लवण का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। और यदि क्रिस्टल कण को
पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो अब हम बता सकते हैं कि ये Na2CO जो धोने वाला सोडा है, ये आर्द्र नहीं है, शुष्क है, ये इसकी संरचना में है। फिर बात करते हैं हम जिप्सम की। जिप्सम जो है ये एक अन्य लवण है, इसमें भी क्रिस्टल रंग का जल होता है। जिप्सम का सूत्र ये है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। अब जिप्सम जो है इससे क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है ये जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, इसको जब हम गर्म कर देंगे, गर्म करने का तापमान कितना? 373 डिग्री 373 केल्विन तक, तो ये जो है अपने 1.5 जल के अणुओं का त्याग कर देगा और ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, और ये हाफ H2O ही कहलाता है POP। जिप्सम से हमने क्या बना दिया? POP बना दिया। तो जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, ये जो आधे जल के अणु आए हैं इसे हम कह सकते हैं अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। तो ये POP है और ये है जिप्सम। दोनों में सूत्र में सिर्फ इतना ही फर्क है, यहाँ 2 हैं जल के अणु और यहाँ पे कितना है? आधा है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब POP का यूज़ कहाँ होता है? इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करता है। तो जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, प्लास्टर चढ़ता है, उस टाइम ये POP का पाउडर यूज़ किया जाता है। तो POP एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलने के बाद वापस जिप्सम बन जाता है और जिप्सम कठोर होता है, ठोस होता है। तो ये तो रहा POP का फॉर्मूला, हाफ H2O, और जब इसको पानी में मिला देते हैं ये 1.5 H2O वापस इसमें मिल जाता है और ये बन गया जिप्सम, जो कि कठोर होता है। आगे ध्यान रखना है इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ-कहाँ? खिलौना बनाने में, सजावट के सामान में, सतह जो है इसको चिकना करने में। तो ये POP वगैरह आप देखते हैं भवन निर्माण में काम आता है। तो ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी इनके क्वेश्चंस जो हैं आगे हम अलग से करेंगे। ये देखिए सोडा अम्ल जो अग्निशामक यंत्र है वो बता रखा है। इसमें आप देखेंगे इसने यहाँ घोल किसका डाल रखा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा था, और एक इसमें ज्वलन नली डाल रखी है, उसके अंदर कौन सी? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है। तो जैसे ही आग लगती है तो ये धागा यदि टूटेगा तो ये ज्वलन नली इसके अंदर गिरेगी और इन दोनों में अभिक्रिया होने के बाद कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो नोजल जो है इसके टूटने से बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ज्वाला को समाप्त कर देती है। तो यहाँ आपने देखा ये कंप्लीट चैप्टर जो है आपका कौन सा? अम्ल, क्षारक और लवण। ये कंप्लीट लाइन टू लाइन हमने पढ़ लिया है और की कंसेप्ट जो है उनको हाईलाइट भी कर दिया है। अब आपके इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो आसानी से हो सकेंगे। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही चालू रखेंगे।